हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एम्प सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके इन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगर बात करें सेनेट की शक्तियों की, तो यहाँ पर सबसे पहली शक्तियाँ तो यही आती है कि, तो इसमें पहला शक्ति आता है विधायिक शक्तियाँ। तो कहते हैं अमेरिकन सीनेट के प्रतिनिधि सदन के समान ही जो है विधायिक शक्तियाँ प्राप्त है। साधारण बिल सीनेट में पेश हो सकता है और इसकी स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सदन के कोई भी कानून नहीं बन सकता है। धन बिल जो है इसमें पेश तो नहीं हो सकते हैं, परंतु यह किसी भी धन बिल के पास होने से रोक सकता है। धन बिल के शीर्षक के अतिरिक्त इसकी सभी धाराएं सीनेट द्वारा बदली जा सकती है। सीनेट ने कई बार धन बिल पर सैकड़ों संशोधन करके बिल का जो रूप ही बदल डाला है। इतनी शक्ति किसी दूसरे देश के द्वितीय सदन में प्राप्त नहीं है जितने की अमेरिकन सदन में जो है द्वितीय शक्ति को दिया गया है, यानी सीनेट को दी गई है। बात अगर हम करें यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति, तो कहते हैं कि इसमें एग्जीक्यूटिव पावर में सीनेट के प्रत्यक्ष कार्यपालिका शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति से ही उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। किसी भी नियुक्तियों को अस्वीकार करके सीनेट राष्ट्रपति पर अपना प्रभाव डाल सकता है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों से की जाने वाली संधि भी उसी समय लागू हो सकती है जबकि सीनेट 2/3 बहुमत से उन पर अपनी स्वीकृति दे दे। इस शक्ति का जो है सीनेट का विदेशी मामलों का पर काफ़ी जो है नियंत्रण स्थापित करके दिखाया गया है। बात यदि हम करें न्यायिक शक्तियों का, तो सीनेट की न्याय शक्तियां प्रतिनिधि सदन से अधिक है। महाभियोग का निर्णय सीनेट के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध जो है दोष प्रतिनिधित्व सदन लगाता है और इसका जो है निर्णय सीनेट ही करता है। न्याय शक्तियों के क्षेत्र में इंग्लैंड को लॉर्ड सदन को जो है सीनेट से अधिक शक्तिशाली शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि वह इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय है और भारत में दोनों सदनों को ही सामान्य न्याय शक्तियाँ प्राप्त है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रह जाती है। यदि बात करें यहाँ पर वित्तीय शक्तियाँ की, तो वित्तीय शक्तियाँ में जो है सीनेट को प्रतिनिधि सदन के समान ही संविधान में संशोधित प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है और कहते हैं प्रशासकीय कार्यों में जांच पड़ताल करने का भी इसे अधिकार दिया गया है। यदि सीनेट को पता लगे कि प्रशासन में कहीं भ्रष्टाचार है या कहीं गलत कार्य हुआ है, तो वह जो है इसका जांच पड़ताल करने के लिए जांच समिति नियुक्ति कर सकता है। और कहते हैं जांच समिति अपना कार्य करते हुए किसी भी
कर्मचारी को सरकारी कागज पत्र अपने सामने पेश करने का गवाही देने का आदेश भी दे सकता है। ऐसा करते हुए जांच समिति प्रशासन में फैसला भ्रष्टाचार के प्रकाश में डालती है, यानी भ्रष्टाचार को प्रकाशन में डाली जाती है। राष्ट्रपति हेरिंग्स के समय में जो है तेलुगु भ्रष्टाचार का पता इस जांच समिति के द्वारा ही लगाया गया था, जिसके कारण 3 मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा था और वायरगेट्स कांड के अंतर्गत जो है वह ट्रेगेट जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर राष्ट्रपति जो है निष्कर्षण के बयान देने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। यदि बात करें हम सेनेट के अधिक शक्तिशाली होने के कारण क्या है, तो वो भी बहुत रोचक बात रहेगी, क्योंकि सेनेट की अधिक शक्तियां होने के कारण क्या है। कहते हैं सेनेट की शक्तियों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकन सेनेट प्रतिनिधि सदन से अधिक शक्तिशाली है। निचली सदन किसी भी क्षेत्र में इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, सेनेट दूसरे देशों के द्वितीय सदन से भी अधिक शक्तिशाली है। यह केवल नाम मात्र का ही उच्च सदन नहीं, बल्कि सब में उच्च महत्व और अधिक शक्ति का सदन भी है। इसमें स्ट्रॉन्ग ने अपने शब्दों में बात साफ कहा था कि सेनेट व्यापक शक्तियों से युक्त है। संभवतः आज जो है विश्व के किसी भी द्वितीय सदन का इतना वास्तविक तथा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। न केवल राष्ट्रीय महत्व के स्पष्ट विषयों जैसे विदेशी मामले, अतुल वित्तीय सहित समस्त संघीय विधान संबंधी धारणाएं बातें भी यहाँ पर स्पष्ट होता है। सीनेट इतनी शक्तिशाली है कि संयुक्त राज्य का एकमात्र शक्तिशाली संघीय सदन माना जा सकता है। इसकी शक्तिशाली स्थिति जो है कि कुछ कारणों से है। तो सबसे पहले हमारा कारण क्या आता है, देखते हैं। यहाँ पर पहला तो यही आता है कि लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका में कोई भी प्रतिनिधित्व का इतना लंबा समय अवधि नहीं है जितना कि सीनेट को मिली है। 6 साल की अवधि बहुत अधिक होती है। राष्ट्रपति को भी यहाँ पर सिर्फ 4 साल के लिए नामांकित किया जाता है। अगर हम निचले सदन की बात करें, प्रतिनिधि सदन की बात करें, तो सिर्फ 2 साल के लिए ही होता है। लेकिन लंबी अवधि होने की वजह से इसकी शक्ति जो है और भी बढ़ गई है। अमेरिका में सीनेट की अवधि प्रतिनिधि सदन से अधिक लंबी है और जो है प्रतिनिधि सदन के सदस्य केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चुने जाने के बाद उसके सदस्यों को अभी सदन का अनुभव ही और जानकारी भी नहीं होती है कि उन्हें अगले चुनाव की चिंता पड़ जाती है। लेकिन सीनेट जो होती है 6 वर्ष तक अपने पद पर रहने के कारण निश्चित होकर कार्य करते हैं और अनुभव तथा जानकारी प्राप्त भी कर लेते हैं। सीनेट की 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायर होते रहते होने के कारण इनमें हर समय पुराने और अनुभवी सदस्य उपस्थित रहते हैं। इसी कारण प्रतिनिधि सदन के मुकाबले में इसकी अधिक महत्ता मानी जा सकती है। यदि बात करें संख्याओं की संख्या का यानी सदस्यों की संख्या का, तो यहाँ पर नंबर ऑफ द मेंबर कैसे होते हैं। सीनेट की संख्या जो है प्रतिनिधि सदन के कम है, इसके कारण सीनेट की शक्तियाँ एवं महत्व बढ़ जाती है। सीनेट के सदस्यों की संख्या जो है 100 ही है, जबकि प्रतिनिधि सदन की संख्या जो है 435 है। छोटे आकार के कारण सीनेट के वाद विवाद प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा कहीं ज़्यादा समर्थक और सजीव होती है। सीनेटरों की भाषणों की जितना समाचार पत्र महत्व देता है, उतना प्रतिनिधियों के भाषण को नहीं दिया जाता, जो कि बहुत ही अलग बात यहाँ रखती है। यदि बात करें यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष कार्यपालिक शक्तियों का, तो कहते हैं अमेरिका में जो है आध्यात्मिक शासन प्रणाली के होते हुए भी सीनेट के प्रत्यक्ष कार्यपालिका शक्तियाँ दी गई है। नियुक्तियों और संधियों पर इसकी स्वीकृति के कारण ही यहाँ राष्ट्रपति अपना प्रभाव डाल सकता है। राष्ट्रपति सीनेट की नाराज करके चैन से बैठने की आशा नहीं कर सकता है। अभी कुछ समय पहले सीनेट के राष्ट्रपति द्वारा की गई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर स्वीकृति नहीं दी गई। तो ये काफ़ी प्रत्यक्ष कार्यपालिक प्रणाली शक्तियाँ भी जो है सीनेट को प्राप्त है। अगर बात करें सामान्य विधानिक तथा वित्तीय शक्तियों की, तो सीनेट को जो है प्रतिनिधि सदन के सामान्य ही विधानिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। और प्रतिनिधि सदन कानून बनाते हुए, धन बिल पास करते हुए सीनेट की जो है इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ जाती है। यदि बात करें प्रत्यक्ष चुनाव की, तो पहले सीनेटरों की चुनाव जनता द्वारा न होकर राज्य के विधायकों द्वारा होती थी। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का यह दावा था कि वे मतदाताओं के वो सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। परंतु 1913 ईस्वी में सीनेटरों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होने लग गया।
प्रत्येक चुनाव को सीनेट का महत्व बढ़ा और प्रतिनिधि सदन के चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि जो है उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो जहां से कि वह चुनाव लड़ना चाहता है। इस कारण प्रतिनिधि सदन का जो सदस्य समस्त देश तथा अपने राज्य का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है, बल्कि एक छोटे से चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि माना जाता है। उसके मुकाबले में सीनेटर समस्त राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और उसे समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि माना भी जाता है। इसमें प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग्स ने साफ शब्दों में कहा था कि सीनेटर कभी किसी भी कहते हैं समय भी और निश्चित रूप से असमय के किसी भी अर्थ में अपने राज्य का सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि राज्य के रूप में संगठित जनता का प्रतिनिधित्व माना जाता है। यानी स्वाभाविक है कि प्रतिनिधि सदन के अपेक्षा सीनेट में जनता की अधिक आस्था रखती है। यदि बात करें भाषण की स्वतंत्रता का तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच सीनेट के सदस्यों की भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात सदस्य किसी भी विषय पर जब तक चाहे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। वहाँ इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि सदस्य का भाषण विचाराधीन है, विषय से संबंधित है या नहीं है। प्रतिनिधि सदन वाद विवाद संबंधी नियमों का भी ज़्यादा सख्ती से पालन करता है। वाद विवाद की स्वतंत्रता के कारण सीनेट का वातावरण एक क्लव्य जैसा हो जाता है, जिसमें शक नहीं की गई है। कई बार सदस्य इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी करते हैं, परंतु इसका यह लाभ भी है कि सदस्य जिस विषय पर बोलना चाहते हैं तो वह उसकी पूरी तैयारी करके आते हैं और अपनी पूरी बात सदस्य के सामने कह पाते हैं। कहते हैं समय की कमी के कारण किसी भी सदस्य को अपने विचार प्रकट करने से नहीं रोका जा सकता है। 1917 ईस्वी में कानून पास करके दिया गया कि सीनेट के 2/3 बहुमत से किसी भी वाद विवाद के लिए समय निश्चित कर किया जा सकता है, परंतु इसका अधिक प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। यदि बात करें यहाँ पर योग्य एवं वरिष्ठ व्यक्तियों का सदन में तो कहते हैं सीनेट की लंबी अवधि का अधिक शक्तियों के भाषण की स्वतंत्रता के कारण इस सदन का अधिक महत्व रहता है और इसी कारण योग्य अनुभवी तथा विद्वान व्यक्ति जो है इस सदन में मिलते हैं। साधारण व्यक्ति को सीनेट की सदस्यता प्राप्त नहीं होती है और प्रतिनिधि सदन की सदस्यता तो केवल ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए ली जाती है। सीनेटर अपने राज्य के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं और राज्य में अपने दल के नेता भी होते हैं। स्वाभाविक है कि सीनेटर जो भी काम करते हैं उसके बड़े ही महत्व की दृष्टि से देखा जा सकता है। बात करें यहाँ भय का अभाव तो सीनेट की संस्था किसी भी संस्था का वर्ग विषय तथा राष्ट्रपति का कोई भय नहीं होता है। वह प्रत्येक कार्य की निडर होकर जो है आलोचना करता है। सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना से भी जो है सीनेटर नहीं हिचकिचाते हैं, तो ये शक्तियाँ जो है उनको काफ़ी पावरफुल भी बनाते हैं। यदि बात करें सीनेटर की एकता की तो कहते हैं सीनेटर के सदस्यों के परस्पर भाईचारे की भावना पाई जाती है। जब कोई सीनेट के विशेष अधिकारों में कोई हस्तक्षेप करता है तो समस्त जो है सीनेट एक और होकर उसका मुकाबला करते हैं। उदाहरण के लिए जब भी किसी राष्ट्रपति ने सीनेटर शिष्टा की अवहेलना की है तो सीनेटर ने राष्ट्रपति द्वारा दी गई नियुक्तियों को रद्द भी कर दिया गया है। राष्ट्रपति विल्किंस डी रूजवेल्ट को इस प्रथा का उल्लंघन करने के कारण कई बार मुंह की खानी पड़ी थी। अपने विशेष अधिकार की रक्षा के लिए सीनेटर के सदस्य दलगत भेदभाव को भूल कर एक हो जाते हैं और वो अपना निर्णय भी सुना देते हैं। उसके पश्चात संसदीय सरकार का अभाव कहते हैं अमेरिका में मंत्रिमंडल का विधानमंडल का कोई संबंध नहीं है और इसी कारण जो है मंत्रिमंडल सदस्यों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता है और इस स्थिति में सीनेट को अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बना दिया गया है। उसके पश्चात है यहाँ पर महाभियोग का न्यायालय, यानी सीनेट की स्थिति इस बात से भी महत्वपूर्ण बना दिया है कि इसे महाभियोग का न्याय घोषित किया जाता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के विरुद्ध दोषारोपण का अधिकार प्रतिनिधि सदन को है और इसमें छानबीन करने का निर्णय देने का अधिकार केवल सीनेट को ही होता है। यदि सीनेट 2/3 बहुमत से दोषारोपण को स्वीकार कर ले तो संबंधित अधिकारियों को अपना पद त्यागना पड़ जाता है और इस प्रकार सीनेट स्वच्छ अधिकारियों को अपनी सीमा में ही रहने के लिए बाध्य कर जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें हम जांच पड़ताल की शक्ति का तो सीनेट की शक्ति होने का एक महत्वपूर्ण कारण कि इसकी जांच पड़ताल शक्ति भी है। कहते हैं जांच पड़ताल द्वारा सीनेट कार्यपालिका पर जो है पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ जाती है।
यहाँ पर बात आ जाता है सीनेट के दोस्त का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द वीकनेस ऑफ द सीनेट। कहते हैं अमेरिका सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। इसे एक सफल द्वितीय सदन बताया जाता है और यह अपनी शक्ति का प्रयोग करके शासन का प्रभावात्मक नियंत्रण भी रखता है। परंतु इतना होते हुए भी इनमें कुछ दुर्बलता विद्यमान है। विशेषकर प्रोफेसर लस्की ने इसमें बहुत से दोष बताए थे, जो कि पहला यही है, चुनाव में भ्रष्टाचार। कहते हैं अमेरिकन सीनेट के सदस्य के चुनाव में भ्रष्टाचार, धन तथा शक्ति का बहुत बोलबाला होता है। सीनेट सदस्य वास्तव में जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उनमें बड़े बड़े व्यापार, गृह, कॉरपोरेशन आदि प्रतिनिधित्व होते हैं। अमेरिका में सीनेटरों के बारे में यह आम सूझना जाता है कि जो अमूमक सीनेट कपास सीनेटर होते हैं तथा जो है अमूचक चांदी सीनेटर होते हैं, यानी चुनाव धन के बल पर जीते जाते हैं और चुनाव जीतने के लिए सभी प्रकार के जो है भ्रष्ट साधनों का उपयोग भी किया जाता है। लस्की का कहना है कि प्रत्येक सीनेटर ऐसे बहुत से सदस्य होते हैं जिनकी चुनाव को न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। लस्की ने तो यहाँ तक भी कहा है कि पेंसिल्वेनिया में कई ऐसे सीनेटर हैं जिन्हें वाशिंगटन के स्थान पर जेल में होना चाहिए। इस कारण सीनेटर एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के स्थान पर एक करोड़पति का क्लब बन के रह गया है, जो कि बहुत ही बड़ा बुराई देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर बात करें दूसरे दोस्त का, तो कहते हैं राज्य का सम्मान प्रतिनिधित्व। कहते हैं सीनेट का संगठन लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन करता है। इसमें सभी छोटे बड़े राज्य के सामान्य प्रतिनिधित्व दिया गया है और इस प्रकार अमेरिकन जनता कि 1/5वां भाग को सीनेट में बहुमत प्राप्त हो जाता है। अब अवस्था जो है लोकतांत्रिक अवस्था के विरुद्ध होता चला जा रहा है। कहते हैं अगर देखा जाए समय को नष्ट करना, तो सीनेट में बिल को पास करने में बड़ा समय नष्ट होता है। एक बिल पर सदस्य बहुत समय तक बोलते रहते हैं, जिसके कारण बिलों के पास करने में बड़ा ही समय लग जाता है, जो कि भ्रष्ट की पहचान बन गई है। भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग। कहते हैं सीनेट के सदस्यों को भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता का कई बार जो है सीनेटर गलत प्रयोग करते हैं। किसी बिल को पास होने से रोकने के लिए कुछ सदस्य बिल मिल जाते हैं और वे लंबे लंबे भाषणों के द्वारा बिल पर जो है मतदान नहीं होने देते हैं। और हमें कई उदाहरण मिलते हैं जब किसी बिल पर वाद विवाद समाप्त होने से पहले इस सदन का जो है अधिवेशन समाप्त हो जाता है। सदस्य बिल को संबंधी विषय में भाषण देने के स्थान पर कई बार कविता पढ़ने शुरू कर देते हैं, जो कि गलत भाषण का यहाँ पर प्रयोग दिखाई देता है। उसके पश्चात यहाँ पर देखा जाए सीनेट की शिष्टता, यानी सीनेट शिष्टता भी अमेरिकन शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार का एक साधन है। इस प्रथा के कारण वह सीनेटर से जो राष्ट्रपति के सदन से ही संबंधित हो अपने राज्य में बड़ा ही प्रभावशाली हो जाता है और अपने मित्रों, संबंधियों तथा अपने दल के सदस्यों को उच्च पद पर नियुक्त करने का प्रयत्न भी करता है। वह राष्ट्रपति पर भी प्रभाव डालकर बहुत ही अनुचित कार्य करने की कोशिश करता है। लॉन्ग रोलिंग के द्वारा भी सीनेट के सदस्य के आपस में गुटबंदी कर लेते हैं और एक दूसरे के जो है अनुचित लाभ पहुंचाने का सदैव प्रयत्न ही करते रहते हैं। तो ये भी जो है भ्रष्टाचार के रूप में देखा जा सकता है। अगर बात करें यहाँ पर संधियों का समर्थन के रूप में, तो कहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही की गई संधि को तभी लागू किया जा सकता है जब सीनेट 2/3 बहुमत से स्वीकृति दे दे। सीनेट की इस शक्ति की बड़ी ही आलोचना की गई है कि क्योंकि 2/3 बहुमत प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होता है। राष्ट्रपति, जिसके कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है, की अवस्था उस समय बहुत ही हस्तप्रद हो जाती है जब उसके द्वारा की गई संधि को सीनेट स्वीकृति नहीं देती है। राष्ट्रपति विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका लीग का सदस्य न बन सका क्योंकि सीनेट ने वार्सल की संधि को स्वीकृति नहीं दी थी। इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए संधियों के स्थान पर जो है प्रशासनिक समझौता करने के शुरू कर दिए, यानी प्रशासनिक समझौता में किसी तरह के सीनेट की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बात करें राजनीतिक आधार पर छानबीन का, तो सीनेट का एक दोष यह भी है कि सीनेट छानबीन करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग अधिकतर राजनीतिक आधार पर करती है। सीनेट जांच पड़ताल की शक्ति के द्वारा राज्य प्रबंधन में अनुचित हस्तक्षेप भी करती है और कई बार तो सीनेटर बदलने की भावना से प्रेरित होकर योग्य कर्मचारी को तंग भी करते हैं और राष्ट्रपति कार्य में बाधा डालने की कोशिश भी सदैव चलती रहती है। उसके पश्चात आता है राज्य के हितों के प्रतिनिधित्व का न करना। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात आती है कि राज्य के हितों पर प्रतिनिधित्व का न करना।
सीनेट राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और सीनेट का मुख्य कार्य अपने राज्य के हितों की रक्षा करना होता है, परंतु व्यवहार में अब इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। सीनेटर अपने आप को राज्य का प्रतिनिधि न समझकर देश का प्रतिनिधि समझ रहे हैं। वो सीनेट के मतदान अपने राज्य के हित में न करके राजनीतिक आधार पर करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक राज्य का एक सीनेटर किसी विषय के पक्ष में मतदान करता है तो दूसरा सीनेटर उस विषय के विपक्ष में। वास्तव में सीनेटर राज्य का प्रतिनिधित्व न करके अपने राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है जहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व के लिए सबसे इम्पोर्टेंट राजनीति का स्थान रखता है और यहाँ पर जो सीनेटर जो है अपने प्रतिनिधित्व को अपने लिए वोटिंग करते हैं। अगर हम निष्कर्ष पर देखें, निष्कर्ष पर नज़र डालें तो निस्संदेह सीनेटर में कुछ दोष तो पाए जाते हैं, परंतु इसके बावजूद भी सीनेटर अपना महत्व रखते हैं। और यह कहना है कि सीनेटर पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है, ये बात सदैव ही गलत होगा। इसमें बर्गन ने भी अपने शब्दों में कहा था कि संयुक्त राज्य के संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के तानाशाही तथा सीनेटरों को अन्याय में से एक को अपनाया था। दोनों में ही दोष हैं और एक भय के कारण दूसरे को अवसर प्राप्त हो जाता है। दोषों के होते हुए भी अपना काम अच्छी तरह से करते आ रहे हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों पर अच्छी तरह से नियंत्रण भी रखते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात भी यहाँ पर रहता है कि इन दोनों के जो है भय करने के दूसरे को अवसर मिल जाता है और दोनों जो है भय दिखा के अपना कार्य निकलवाने की कोशिश करते हैं। और अमेरिकन शासन प्रणाली में सीनेट का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसमें लश्की ने साफ शब्दों में ये कहा था कि सीनेट बहुत ही त्रुटियां होते हुए भी यह विश्व के सबसे अधिक सफल द्वितीय सदन है। यानी जब ऑल दिस इज द ग्रेव्स फेज ऑफ fashioning of their senator, it's a remain without is expansion of the most successfully second chamber in the world। तो ये बात इसमें दो राय नहीं है और नहीं भी होना भी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है, जो अमेरिकन कांग्रेस के रूप में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको आपको जानना समझना भी चाहिए और इसके राजनीतिक की जो अवस्थाओं का जो है लाभ भी उठाना चाहिए और साथ में ये भी होना चाहिए कि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा ले। इसलिए आपको एक काम जरूर करना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुँचे और वही जो है वहाँ के सदनों के संवाद बारे में समझ सके, कांग्रेस के बारे में समझ सके। तो ये आपको करने के लिए बहुत तकलीफ़ नहीं उठाना है, सिर्फ इतना ही करना है कि आपने क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेगा तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।